वेलकम बैक। डॉक्टर इरफान साहब, यूएई ओपेक से बाहर आया है और यूएई के ओपेक से बाहर आने के क्या उसकी सिग्निफिकेंस है और क्या जो ओपेक के जो बाकी मालिक हैं उनकी जो ऑयल प्राइसेस है क्या उस पे उसके ऊपर कोई इफ़ेक्ट पड़ेगा? क्या मार्केट के अंदर एक नए कंपटीशन को देख रहे हैं? दूसरा, आप न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात की थी आपने और आप उस पर बड़ी डिटेल से आपने समझाया था। अब ये एक नई अलाइनमेंट भी नज़र आ रही है कि यूएई हमें बराह रास्त इसराइल और अमेरिका के साथ खड़ा होता हुआ नज़र आ रहा है। क्या मशरक़ वस्ता के अंदर आपको उनके इत्तेहाद में एक टूट फूट भी नज़र आ रही है? ये बात इस वक्त नविश्ता दीवार है कि जीसीसी कंट्रीज हो, गल्फ कंट्रीज, हमारे ओआईसी हो, ये तमाम की तमाम जो है ना, इनकी फाउंडेशन इस वक्त शेक कर चुकी हैं, हिल चुकी हैं। स्पेशली जब मैं गल्फ कंट्रीज की बात करता हूँ ना, तो दो तरह के यहाँ पे ममालिक हैं। एक वो हैं जो जिनकी इकोनॉमी जो है वो हाइड्रोकार्बन इकोनॉमीज पे बेस करती हैं, मतलब गैस और ऑयल उनके पास वाहद सोर्स है अपने रेवेन्यू को जनरेट करने का, जिसके अंदर कतर है, कुवैत है, यूएई है, बहरीन है, सऊदी अरेबिया है। सऊदी अरेबिया के पास तो चलो एक रूट मौजूद है, बाबल मंदेब, रेड सी की शक्ल में, लेकिन जो बाकी ममालिक हैं वो सारे के सारे वो ब्लॉकेड की वजह से और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बंद होने की वजह से डे बाय डे श्रिंक होती हुई आपको नजर आती हैं। जितने भी मालिक हैं ना, इनकी इकोनॉमीज इसके अलावा या ट्रेड है, या सयाहत है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एविएशन है, मतलब ये वो एरियाज हैं जिनके ऊपर इन ममालिक की इकोनॉमीज बेस करती हैं। लेकिन इन तमाम एरियाज को, इन तमाम सेक्टर्स को जिस चीज की जरूरत है ग्रोथ के लिए, अब वो है सिक्योरिटी। आपने देखा 2014 के अंदर भी एक छोटा सा रिसेशन आया था, तो 30 to 40% इनके जीडीपी के अंदर कमी आई। फिर जब कोविड-19 आया तो कोविड-19 के कॉन्टेक्स्ट के अंदर भी इन ममालिक के अंदर 50% तक इनके जीडीपी के अंदर कमियां वाकियां हुई मुख्तलिफ ममालिक के अंदर, जो यहाँ पे हमें नजर आ रही हैं। और इस वक्त भी सऊदी अरेबिया का जो विजन 2016 में दिया गया था, 2013, तो उस वो भी इस वक्त आपको अच्छा खासा कोलैप्स करता हुआ नजर आ रहा है। और उन्होंने भी जो पाकिस्तान को $8 बिलियन तकरीबन डॉलर इस वक्त पाकिस्तान के पास उनके रिजर्व के अंदर कोई 50% के करीब मौजूद हैं। तो मुझे ये भी खदशा है कि जो इस वक्त इकोनॉमिक कंडीशन सऊदी अरेबिया की हो चुकी है, और जिस तरीके से विजन 2030 के बड़े बड़े वो अपने जो प्रोजेक्ट्स थे उनको वो इस वक्त बंद करने की तरफ और क्लोज करने की बात कर रहा है, और यूएई भी अपने एक अल्टरनेट जो है उनको ढूंढ रहा है, जैसे भी ब्रिगेडियर साहब भी बात कर रहे थे, स्टेट ऑफ हॉर्मूज को छोड़कर। तो अब आप देखेंगे इस जंग के बाद ना, इस खित्ते के ममालिक स्टेट ऑफ हॉर्मूज के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी को कम करने के लिए या खत्म करने के लिए आपस में रेलवे लाइन बिछाते हुए नजर आएंगे। वो सारा कुछ जो चाइना ने सी पैक के थ्रू पाकिस्तान से अराबियन सी की तरफ आया है, लैंड रूट को इस्तेमाल करके, बिल्कुल इस रीजन के जो ममालिक है वो आपको लैंड रूट्स को इस्तेमाल करते हुए, रोड्स को इस्तेमाल करते हुए, टनल्स को इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के साथ ट्रेड करते हुए नजर आएंगे। तो इस खित्ते की जो जियो पॉलिटिक्स है वो सारी की सारी हिल चुकी है। दो तरह के इस वक्त ना कोलेशन बन चुकी हैं इस खित्ते के अंदर। एक के अंदर आपको ग्रीक्स है, बहरीन है, यूएई है, इसराइल है, और इंडिया साउथ एशिया के अंदर से आपको नजर आता है। तो ये वो ममालिक हैं जो एक्सेस ऑफ सेसेशनिस्ट के अंदर फॉल करते हैं, कि जिन्होंने इस खित्ते के अंदर और खित्ते साउथ एशिया के अंदर भी जहां जहां सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रही हैं, ये इनको सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। लीबिया हो, सूडान हो, सोमालिया हो, सोमालीलैंड के अंदर भी आप देखते हैं यूएई, इजराइल के इंटरेस्ट इन तमाम खित्तों के अंदर जो है वो कन्वर्ज हैं, और सऊदी अरेबिया के ये सामने खड़े हैं। और दूसरी तरफ आपको दूसरा एक जो कोलेशन है वो बनता हुआ नजर आ रहा है, जिसके अंदर इजिप्ट, टर्की, कतर, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान साउथ एशिया से आपको नजर आ रहा है। तो ये दो तरह के ब्लॉक्स आपको इस खित्ते के अंदर रीअलाइनमेंट होती हुई नजर आ रही है, और रीअलाइनमेंट के नतीजे में रीपोजिशनिंग, और रीपोजिशनिंग के नतीजे में इस खित्ते में एक नया जियोपॉलिटिकल स्टेटस को जो है वो कंस्ट्रक्ट कर रहा है, वो डिवेलप हो रहा है, अच्छा। जिसके अंदर आप मुस्तकबिल के अंदर आप देखेंगे कि चाइना और रशिया जो है वो उसके अंदर आपको सुपरवाइजरी का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। क्योंकि अगर आप खामनाई साहब की स्पीच सुने, दो दिन पहले आई थी, तो उन्होंने वो सारी की सारी बातें, जिसके अंदर अमेरिका माइनस मिडिल ईस्ट, जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि कोई अमेरिकन का यहाँ पे अड्डा नहीं होना चाहिए, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर उन्होंने कहा था कि कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, और जो उनकी प्रॉक्सीज होगी वो उनको उसी तरीके से सपोर्ट करते हुए रहेंगे। तो ये बुनियादी तौर पर ईरान है। यही इसी को आपने समझना है कि ईरान मुजामत करता रहा है, कर रहा है और करता रहेगा। वो इस जंग के अंदर जीतने के लिए है ही नहीं,
उनका एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल फिलॉसफी है, और वो फिलॉसफी एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस की शक्ल में आपको लेबनान में नजर आती है, हिजबुल्लाह की शक्ल में, हौतीज की शक्ल में यमन में नजर आती है, इराक के अंदर भी हिजबुल्लाह की एक शक्ल नजर आती है, सीरिया के अंदर भी असाद की गवर्नमेंट अगर वो कोलैप्स कर चुकी है। तो यही एक पोस्ट वॉर जो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है ना वो तश्कील पा रहा है। जो अच्छा। आपने यूएई की बात की है, यूएई इस वक्त उसको फायदा ओपेक से निकलने का ये हो रहा है कि अब उसको फ्रीडम है कि जितना चाहे वो अपने ऑयल को पर डे के हिसाब से निकाल सकता है। पहले उसके ऊपर कंपैरिजन थी अंडर द जो लॉ है ओपेक का। आपने देखा कि कतर भी 2017 के अंदर निकल गया था, 2019 में प्रोबेबली यहां से बहुत सारे ममालिक ओपेक का हिस्सा बने और बाद में इसमें से निकलते भी रहे हैं। और ये जो पोस्ट वर्ल्ड वॉर ऑर्डर होगा पॉलिटिकल जो इस खित्ते के अंदर, बहुत सारे ममालिक, क्योंकि हर आने वाले दिन में एनर्जीज के अल्टरनेट के तौर पर दुनिया ग्रीन एनर्जी की तरफ जा रही है, रिन्यूएबल जो एनर्जी सोर्सेज हैं उनकी तरफ जा रही है। मुस्तकबल के अंदर करीब या बाद के अंदर अल्टीमेटली ओपेक ने कोलैप्स करना है, लेकिन उसके जो पहली ईंट है ना वो यूएई ने इससे अलहदा होके इसमें से निकाल दी है। बिल्कुल ठीक है। हैदर या साहब, आप इंडियन अमूर के ऊपर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, बल्कि मैं तो समझता हूँ कि इंडियन अमूर के माहिर हैं आप, क्योंकि ये यूएई को अगर हम देखते हैं तो यूएई के अंदर इस वक्त जो सोशल मीडिया या मीडिया के ऊपर ख़बरें आ रही हैं उनकी मईशत खासी इस जंग की वजह से मुतासर हुई है, और उसके साथ साथ जो पाकिस्तान के साथ अब थोड़ा सा सर्दमरी का एक रवैया भी देखने में आ रहा है। क्या जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज हैं 18-19 लाख जो यूएई के अंदर इस वक्त वहाँ पे काम कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, क्या समझते हैं उनको भी कोई नुकसान पहुँच सकता है? और इसमें बिलखसूस इंडिया की अगर बात करते हैं तो इंडिया यूएई के खासा करीब है, क्या इंडिया भी कोई इस किस्म की कॉन्स्पिरेसी वहाँ पे क्रिएट कर सकता है कि पाकिस्तानियों को वहाँ से नौकरियों से फारग किया जाए या उनके कारोबार ख़त्म किया जाए और इंडियंस को वहाँ पे सपोर्ट किया जाए? देखिए आसिम भाई, पाकिस्तान और यूएई के तारीखी तौर पर बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। अभी जो बातों का आगाज हुआ, एक तो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान जो स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट हुआ, और उसके बाद आपको पता है कि इस जंग के अंदर पाकिस्तान ने जो एक पोजीशन ली, जिस हवाले से पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर भी आता रहा, हमने मल्टीपल टाइम्स इसको डिस्कस भी किया कि डिस्पाइट ऑफ प्रेशर पाकिस्तान उस पोजीशन पर खड़ा रहा। और फायदा फिर पाकिस्तान को ये हुआ कि हर मुल्क ने पाकिस्तान पर एतबार किया। कुछ ममालिक चाहते थे कि पाकिस्तान ईरान के खिलाफ एक वाज़ेह पोजीशन ले, और पाकिस्तान नहीं चाहता था क्योंकि पाकिस्तान को दिखाई दे रहा था कि मुस्तकबिल में हालात किस तरफ जा सकते हैं। लिहाजा पाकिस्तान ने बहुत बेहतरीन किरदार अदा किया, और अल्टीमेटली फिर हमने देखा उसका नतीजा कि 47 साल बाद पाकिस्तान में ईरान और अमेरिका के आला सतही वफूद वो मुज़ाकरात की मेज पर बैठे, और अल्टीमेटली पाकिस्तान की एफर्ट्स की वजह से ही आज हम लोग ऐसे बैठकर बात कर रहे हैं आज़िम भाई। अदरवाइज हम कुछ और डिस्कस कर रहे होते। जिस वक्त पाकिस्तान की एफर्ट्स के बाद, इंटरवेंशन के बाद सीज फायर अनाउंस हुआ, उससे पहले आपने जो भारत का जिक्र किया, भारत और इजराइल के चैनल्स ने टाइमर्स लगाए हुए थे क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की सिविलाइजेशन को तबाह करने की धमकी दी थी, और वहां पर इंतजार किया जा रहा था कि कब वो वक्त पूरा होगा और ईरान के ऊपर 400 के करीब अमेरिकी जो जंगी जहाज हैं वो बमबारी का आगाज करेंगे। अच्छा। तो पाकिस्तान ने जो किरदार अदा किया, उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि वो तीसरी आलमी जंग का खतरा भी टला, और अभी भी बातें वही हो रही हैं। इवन अब तो व्हाइट हाउस कह रहा है कि 7 अप्रैल से जिस जंगबंदी का आगाज हुआ है वो अभी तक जो है वो उसमें कोई आगे, पहले तो 2 हफ्तों की थी, अब उसके बाद कोई आगे टाइम नहीं दिया हुआ। तो ये जो कांग्रेस के अंदर भी बहरहाल एक डिबेट हुई अमेरिकी सदर के इख्तियार के हवाले से, तो उसके बाद भी मुझे नहीं लगता कि दोबारा अमेरिका एक तो जंग की तरफ जाए। दूसरा जो यूएई का मामला है, पाकिस्तान के बड़े तारीखी ताल्लुकात रहे हैं, ठीक है, अभी कुछ रीजंस की वजह से उनमें थोड़े से हमें बिगाड़ दिखाई दे रहा है, लेकिन शायद वक्त के साथ चीजें बेहतर हो जाएंगी। भारत स्पॉइलर है, स्पॉइलर था, वो स्पॉइलर का किरदार ही अदा करेगा। वो घटिया शैतानी टोला जब तक भारत में बरसर इक़्तिदार है, जब तक ये 5 शैतान भारत के हवाले से फैसले करते रहेंगे, जिनमें सबसे बड़ा ये नरेंद्र मोदी, फिर अमित शाह, ये अजित डोवल, राजनाथ सिंह, और अब जयशंकर जैसा बंदा जिसका एक बड़ा बेहतरीन करियर था डिप्लोमेसी का, उसने भी अपने आप को इसी गंद में जो है वो गंदा कर लिया है। तो ये 5 शैतान जब तक भारत में बरसर इक़्तिदार है, वो मुकम्मल कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान को आइसोलेट करें, पाकिस्तान के दीगर ममालिक के साथ ताल्लुकात खराब करें। 11 साल से यही झूठ का मंजन उन्होंने भारतीयों को बेचा था। आज भारतीय उनका गिरेबान पकड़कर पूछ रहे हैं कि बताओ, 11 साल से तुम कह रहे थे कि हमने पाकिस्तान को आइसोलेट किया है,
हम विश्व मित्र हैं, इस खित्ते का कोई मुल्क तुम्हारे साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं रखता, ना ख्वाहिशमंद है, ना श्रीलंका, ना भूटान, ना बांग्लादेश, ना चीन, ना पाकिस्तान, तो तुम कैसे विश्व मित्र हो जिसका इस खित्ते में कोई मित्र नहीं है। तो वो कोशिश जरूर कर रहे हैं। हमने देखा कि वहां पे कुछ दौरे भी उन्होंने यूएई के किए, जिसका मकसद यकीनी तौर पर पाकिस्तान के हवाले से चीजों को खराब करना था। अभी जो वक्त है उस पे शायद इस पे हमें ज्यादा बहस में नहीं जाना चाहिए। मेरा अपना जाती ख्याल है कि मुस्तकबिल में चीजें अल्टीमेटली बेहतर होंगी, क्योंकि इस खित्ते का जो अगला सिक्योरिटी फ्रेमवर्क है वो शायद पाकिस्तान के बगैर नामुकम्मल होगा, और उसमें हम इंशाल्लाह आगे देखेंगे कि ये जो ताल्लुकात की वक्ती बिगाड़ वो भी इस कदर नहीं है जितना स्पॉयलर्स डिस्कस कर रहे हैं, वो भी इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जाएगा। बिल्कुल ठीक है। ब्रिगेडियर साहब, मशरक़ वस्ता के अंदर अगर अमेरिका को अड्डे ना मिलते तो शायद इतनी अमेरिका इफेक्टिव जंग यहाँ से ना लड़ पाता, और क्योंकि अमेरिका से बराह रास्त हमले करने मुश्किल है, लेकिन क्योंकि ईरान के इर्द गिर्द जो ममालिक थे वहाँ से अमेरिका के अड्डे मौजूद थे और अमेरिका ने वहाँ से ऑपरेट किया। क्या मुस्तकबिल के अंदर, जिस तरह अभी डॉक्टर इरफान साहब ने जिक्र किया था, नई अलाइनमेंट नज़र आ रही हैं, यूएई का ओपेक से बाहर जाना, और मशरक़ वस्ता के अंदर हमें थोड़ी सी कुछ उनके इत्तेहाद में टूट फूट नज़र आ रही है, क्या अमेरिका के जो अड्डों की वजह से वहाँ पे ईरान ने उनको निशाना बनाया, मुस्तकबिल के अंदर वो अड्डे वहाँ से वापस जाते हुए नज़र आ रहे हैं या अमेरिका वहीं पर रहेगा? देखिए, ये अड्डे जो हैं ये अमेरिका की ग्लोबल मिलिट्री पावर प्रोजेक्शन जो है उससे रिलेटेड है। तो अगर ये अड्डे यहाँ से अमेरिका के जो मिलिट्री बेसिस हैं वो वाइंड अप भी कर लेता है मिडल ईस्ट से, तब भी उसकी जो पावर प्रोजेक्शन है, मिलिट्री पावर प्रोजेक्शन इस रीजन के अंदर, वो उसके लिए मुश्किल नहीं है, क्योंकि उसके पास एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, और वो हर एयरक्राफ्ट कैरियर जो है इट इज लाइक अ मिलिट्री बेस। तो वहां से वो मतलब नेवी भी उनकी ऑपरेट कर सकती है और उनकी एयरफोर्स भी ऑपरेट कर सकती है। तो अगर अड्डे मिडल ईस्ट से हटा भी लिए अमेरिका ने, तो इसका ये नहीं मतलब कि अमेरिका की जो एबिलिटी टू प्रोजेक्ट मिलिट्री पावर इन मिडल ईस्ट है वो खत्म हो जाएगी। वो खत्म नहीं होगी, वो स्टे करेगी। तो इसलिए हमें ये इज्यूम नहीं करना चाहिए, और मैं इस चीज से एग्री नहीं करता हूं कि अमेरिका इस रीजन से जा रहा है। अमेरिका इस रीजन से जा नहीं रहा। अमेरिका इस रीजन में अपनी स्ट्रेटजी को रीडिफाइन कर रहा है, बल्कि उसने ऑलरेडी कर ली हुई है। अच्छा। और अगर आप अमेरिका की जो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी है जो उसने नवंबर 2025 में इशू की थी, उसके अंदर ये क्लियरली मेंशन्ड है कि अमेरिका जो है वो मिडल ईस्ट में अननेसेसरी वार्स के अंदर अपने आप को प्रोजेक्ट नहीं इन्वॉल्व नहीं करना चाहता, और वो ये चाहता है कि इस खित्ते में जो स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी का रोल है वो बजाय इसके के अमेरिका करे, वो जो यहाँ की पावर्स हैं जैसे सऊदी अरब है या इस खित्ते के इर्द गिर्द की फ्रेंडली पावर्स है जैसे टर्की है या पाकिस्तान है, वो इस जिम्मेदारी को ले और अमेरिका जो है वो ओवरसी करे। तो ये एक अरेंजमेंट है जो उस नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी में मेंशन है। अलबत्ता अमेरिका ने उसमें ये कहा हुआ है कि इस खित्ते को चूंकि जो डिस्टेबलाइज मुल्क कर रहा है वो ईरान है, लिहाजा इट इज वो इससे पहले कि यहाँ से जाए वो ईरान को सूटेबली इस रीजन के अंदर इस तरह से एडजस्ट करके जाएगा कि ईरान की जो एबिलिटी, एक तो ईरान के पास न्यूक्लियर नहीं होना चाहिए, ये सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी में लिखा हुआ। दूसरा ये कि ईरान शुड नॉट बी एबल टू प्रोजेक्ट मिलिट्री पावर आउटसाइड इट्स बॉर्डर्स। ईरान कैसे मिलिट्री पावर प्रोजेक्शन कर रहा है? अमेरिका तो अपने एयरक्राफ्ट कैरियर से कर रहा है। ईरान कैसे कर रहा है? ईरान अपने प्रॉक्सीज से कर रहा है। ईरान की प्रॉक्सीज जो है वो ईरान के एयरक्राफ्ट कैरियर है, तो वो पूरे मिडल ईस्ट को यानी कि वो कवर कर रहा है। तो ये है कि प्रॉक्सीज को भी खत्म करना है, और साथ ये है कि जो वाटरवे है उसमें आइडेंटिफाई किया हुआ है उस सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी में हॉर्मस को कि ईरान को इसको बंद करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। तो ये
जो अमेरिका ने अभी हमला किया है, ये नहीं कि ऑल ऑफ ए सडन कोई ट्रम्प साहब को ख्वाब आया है और किसी ने कहा कि हमला कर दिया और वो कर दिया। इसका प्लान जो है वो पिछले साल ही बन चुका था। सिर्फ हमें इसलिए हैरत हो रही है कि हमने चूंकि पढ़ी नहीं वो स्ट्रेटेजी, इसलिए हमें लगता है कि अभी कुछ हुआ है और ये पहले से प्लान नहीं था। और अमेरिका बगैर किसी स्ट्रेटेजी के ही यहाँ पे एक जंग में कूद पड़ा है और अब उसको समझ नहीं आ रही कि मैंने यहाँ से निकलना कैसे। जो सुपर पावर्स हैं वो इस तरह से नहीं करते। ब्रिगेडियर साहब, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की और मैं खुद आपका हामी हूँ कि ये वेल प्लान्ड है और ये कोई फौरी तौर पर ये हमला करने का नहीं सोचा। डॉक्टर इरफान साहब, क्या ये अब नहीं लगता कि जो गज़ा पीस बोर्ड बनाया गया था वो इसी प्लान का हिस्सा था? तमाम ममालिक को उसके अंदर एंगेज किया गया और प्लानिंग के साथ उसके बाद अमेरिका ने ईरान को टारगेट किया और उन ममालिक को अपने साथ खड़ा करने की कोशिश की। वो किसी शायर ने कहा था ना कि ये 2 दिनों की बात नहीं, ये कई सदियों का किस्सा है। ये बिल्कुल मैं गजनफर साहब से मुत्तफिक हूँ कि ये कोई 2 या 3 माह की, बल्कि मैं ये कहता हूँ 2 साल की भी ये बात नहीं है। ये 2002 के अंदर जब इराक के ऊपर, अफगानिस्तान के ऊपर अटैक हुआ था, तो उस वक्त ही नेतन्याहू ने 1996 से वो लगा हुआ है कि इन कंट्रीज को, ये जो वो कंट्रीज हैं जो इजराइल के लिए इस खित्ते के अंदर उसकी हेदमनी के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट हैं। तो आपने देखा कि यही अमेरिका था जिसने सद्दाम हुसैन को इराक के खिलाफ केमिकल वेपन्स दिए थे और फिर उसी केमिकल वेपन्स के कॉन्टेक्स्ट तरीके से इन्होंने इस खित्ते के अंदर, चाहे वो लीबिया हो, चाहे वो सूडान हो, इराक हो, अफगानिस्तान हो, तो वो उनकी लिस्ट के अंदर ये तमाम ममालिक शामिल हैं। जेफरी सैक्स बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं अमेरिकन, जो उनकी बुक्स भी हैं और वो प्रोफेसर भी हैं, तो वो बड़ा ओपनली उन सारी तारीख को बयान करते हैं अपनी किताब के अंदर कि किस तरीके 2007 के अंदर एक प्रपोजल दिया गया था जिसके अंदर फ़लस्तीन और के हवाले से बिल्कुल एक वहाँ पे सिक्योरिटी के हवाले से और अमल लाने के लिए एक पूरा प्लान दिया गया था और जिसने उस प्लान को रद्द किया था वो अमेरिका और इजराइल था। मतलब ये वो ममालिक थे जिन्होंने आज तक कोई जितनी भी करारदादें यूनाइटेड नेशंस के अंदर पैलेस्टाइन के अंदर अमन को लाने के लिए पेश की गई हैं, सबको वीटो किया है इसी अमेरिका ने। और यही वो अमेरिका है जो वहां पे बोर्ड ऑफ पीस की बात कर रहा है और बोर्ड ऑफ पीस का जो इस्तेमाल किया गया था वो मैं इसको एक डाइवर्जन समझता हूं कि मतलब दुनिया की इंटेंशन जो है वो किसी और तरफ लगा के आपने अंदर खाते ये वाला प्लान किया हुआ था कि हम ईरान के ऊपर जो है ना वो अटैक करने जा रहे हैं, तो आपने वो बोर्ड ऑफ पीस का इस्तेमाल करते हुए गजा के अंदर तो क्या पीस लाना था, आपने तो पूरी मशरक़ वस्ता के अंदर और पूरे दुनिया के अंदर जो उसका पीस था, जो अमन था, आपने उसको तबाह कर दिया है। लिहाजा इस खित्ते के अंदर ईरान जो है उससे खतरा नहीं है इस खित्ते को। इस खित्ते को जो खतरा है वो इजराइल से है और जो अमेरिका के इस खित्ते के अंदर सिक्योरिटी स्ट्रक्चर है उसी ने इस खित्ते को इनसिक्योर किया हुआ है। शुक्रिया डॉक्टर इरफान साहब, शुक्रिया। हमारे पास टाइम शॉर्ट है, मैं हैदर साहब की तरफ जाऊंगा। हैदर साहब, एक छोटी सी वाकया आपको सुनाता हूँ। शादरा के अंदर एक खातून के घर बिजली का गैस का मीटर था, उसको लाखों रुपए का बिल आ गया। उस खातून ने एहतजाज करते हुए कहा कि ऐसे लगता है कि जैसे दोज़ख की जो आग की गैस सप्लाई है वो मेरे घर से जा रही है। और जब पाकिस्तान को हम देखते हैं तो यहाँ पर पूरी दुनिया के अंदर पेट्रोलियम प्राइसेस पे इम्पैक्ट आया है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा कीमतें बढ़ गई, 58% इजाफा हुआ। क्या ऐसे नहीं लग रहा कि जंग के तमाम अखराजात पाकिस्तानी कौम अदा कर रही है? आजम भाई, ये तो बहरहाल एक लंबी डिबेट है। अब आपने प्रोग्राम के आखिरी मिनटों में ये सवाल कर ली है। ये बात दुरुस्त है कि इस वक्त जंग से सबसे ज्यादा अगर मुतासिर कोई मुल्क हुआ है तो वो पाकिस्तान है। लेकिन मैं थोड़ा सा, जो पहले ब्रिगेडियर साहब ने और डॉक्टर इरफान साहब ने बात की, मैं उसके ऊपर मुख्तसर सा कमेंट करना चाहता हूँ। जो ये बात दुरुस्त है कि अमेरिका की बड़े अरसे से ये ख्वाहिश थी, 1979 से लेके अभी तक अमेरिका की यही अप्रोच थी कि वो ईरान के खिलाफ इस तरह की एग्रेसिव कार्रवाई करे। लेकिन हिलरी क्लिंटन और जॉन केरी भी अब इस बात को मान चुके हैं और ऑन रिकॉर्ड है उनकी स्टेटमेंट्स कि हमें भी इसी तरह मजबूर करने की कोशिश की गई, कायल करने की कोशिश की गई इजराइल की जानिब से। लेकिन इन कॉन्सिक्वेंसेस की वजह से जो आज दुनिया फेस कर रही है, हमने अवॉइड किया हालात को। अमेरिका जरूर चाहता था कि ईरान में तबाही हो, डोनाल्ड ट्रंप ने वही किया जो अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन की ख्वाहिश थी, लेकिन जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो हैदर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। टाइम की किल्लत की वजह से डिबेट का सिलसिला यहीं रोकना पड़ेगा। जनाब ब्रिगेडियर गजनफर डार साहब आपका, जनाब डॉक्टर इरफान साहब आपका, जनाब हैदर हयात खान साहब आपका,
तमाम मेहमानों का शुक्रिया। आज के लिए बस इतना ही। कल दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।